नमस्कार, मैं दीपिका रावत युवा जोश और नारी शक्ति का सटीक उदाहरण लेकर आज हम आपके साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। हमारे साथ आज मौजूद है एक खास मेहमान, इंडियन यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता जी। इशिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये सवाल जानना चाहूँगी, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके परिवार की नहीं रही है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपने कोर्स किया, उसके बाद राजनीति में कैसे आना हुआ और कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? बड़ी खुशी है मुझे बताते हुए आज, और आप भी एक महिला हैं, इससे और दुगनी हो जाती है खुशी कि मैं अपनी पृष्ठभूमि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही शुरुआती दौर से, 2007 का समय था। 2007 में मैं भी अपने 8th 9th 10th में हम लोग पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, आप जानते हो ना प्रभात जी। बहुत ज़मीनी स्तर से हम उनके चुनावों में काम करते थे, क्योंकि उनसे हमारा पारिवारिक रिलेशन ही कह दीजिए, हम लोग उनके माध्यम से आगे आए। एक कार्यशैली थी मुझ में भी कि मैं लिखना थोड़ा सा अच्छा जानती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा ये जिम्मेदारी दी कि चुनाव के समय मैं अच्छे आर्टिकल्स बनाऊं। तो मैं उस टाइम लिखा करती थी और 2011 तक मैं लिखने का काम करती थी। लिखते लिखते मैं नॉर्मल चुनाव वगैरह जो होते थे हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों के, नगर पालिका के, नगर पंचायतों के, उस टाइम हरबटपुर भी एक नगर पंचायत हुआ करती थी, लोकसभा का चुनाव हुआ। धीरे धीरे मैं उनके माध्यम से, सबके आशीर्वाद से, मेरे यहाँ बिस जी हैं, जितेंद्र रावत जी हैं, असद आरफी जी हैं, इन सब ने प्रमोट करना स्टार्ट करा। और थोड़ा जैसे कि युवाओं को काम दिया जाता है, वैसे ही मुझे देने, बूथ का हमने काम करा चुनावों में जी। फिर एक दौर आया कि जब 2014 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार होने लगी, वो 2011 से ही होने लगी थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलना स्टार्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से बदनाम किया जाए। टोटली पेड वर्कर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने देखा उस टाइम कांग्रेस के पास सोशल मीडिया पे लिखने वाले, हमारे पास बहुत कम लोग, मतलब मैं कहूँ तो शून्य से प्रारंभ होते हुए लोग थे। उसमें एक नाम कहीं ना कहीं छोटा सा मेरा भी हुआ करता था। तमाम लोग भाजपा के तो नहीं कहूँगी, मनुवादी मानसिकता के लोग कहूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका आशीर्वाद, हमें प्यार भी मिलता है। मनुवादी मानसिकता के लोग जो महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होते देखना ही नहीं चाहते, ऐसे लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर महिलाओं को बदनाम करने की साजिश लेकर, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी रही हो, उन पर आरोप लगाया करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, और एक ऐसी मानसिकता होने की, विचारधारा से जुड़ी होने के कारण, क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी थी, मुझे बुरा लगता था कि एक ऐसी पार्टी जिसने आज़ादी से लेकर अब तक देश निर्माण में अपना सहयोग किया, और सहयोग ही नहीं किया, इवन एक आम आदमी को देश के विकास में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, उसको वो रोल पैदा करने का समय दिया। एक ऐसी पार्टी के व्यक्तियों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों का बलिदान दे दिया देश की खातिर, आज आप उनको गाली दे रहे हैं, आज आप उनके चरित्र पर लांछन उठा रहे हैं। मुझे दुख हुआ करता था उस टाइम, तो मैं उस सोशल मीडिया पे उस चीज़, कड़ी से कड़ी जो निंदाएं होती थी लोगों की, उनका भी हम लोग सामना करते थे और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम मैं लगातार कर रही थी। ये दौर चलता रहा 2014 तक। 2015 में हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उस टाइम किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। किशोर उपाध्याय जी ने मुझे चांस दिया। अमरजीत जी आईटी सोशल मीडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं वो। सौभाग्य है ये कि उनको एक लंबा टेन्योर से वो पार्टी में बहुत अच्छे काम के चलते बने हुए हैं। अमरजीत जी ने, जोत सिंह बिष्ट जी ने मुझे समय दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको प्रदेश महासचिव का भूमिका निभानी है। तो मैं कहूँ तो राजनीति में मेरा पहला स्टेप मैंने अमरजीत जी सोशल मीडिया के माध्यम से रखा। मैं प्रदेश महासचिव नॉमिनेट हुई। इलेक्शन और नॉमिनेशन दो तरीके की प्रक्रिया हमारे संगठन में चलती है। तो मैं अपना लेखनी के चलते मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया। मुझे जिम्मेदारियां दी गई तो मैंने वो जिम्मेदारियां पूरी करी। परंतु क्या था, एक अंदर से एक उबाल था, एक खून था जो अपनी विरासत को बचाए रखना चाहता था। उसने उबाल मारा और कहीं ना कहीं आपने देखा जब भूमि अधिग्रहण बिल का मामला चला तो
रैलियों का समय, रैलियों का दौर था वो, सोनिया गांधी जी के आह्वान पे, राहुल गांधी जी के आह्वान पर, तो सभी युवा तैयार हो जाया करते थे कि बसें भर भर के दिल्ली लेके जानी है। नया नया जोश था, पास आउट हो चुकी थी मैं अपने कॉलेज से भी, बिजनेस जॉब कभी करी नहीं थी क्योंकि करना ही नहीं चाहती थी। तो बसें भर भर कर लेकर जाते थे हम, मेरे साथ मैं उनका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि आज जब आपने मेरा बैकग्राउंड पूछी है तो मुझे उन लोगों का नाम ज़रूर लेना चाहिए जिन्होंने मेरे संघर्ष के समय में मेरा साथ दिया। तो एक बहुत ही छोटा मेरा भाई है आशु चौहान, चक्रौता से बिलोंग करता है, आप अभी शायद चक्रौता ही जा रही हैं, चक्रौता से वो बिलोंग करता है। आशु है, विपिन है, ये NSUI का चुनाव हम लोग इनको लड़ाया करते थे वीर केशरी चंद महाविद्यालय से। उन्होंने कहा दीदी हमको अब यहाँ से निकलकर हमको दिल्ली की तरफ भी अपने संगठन का नाम रोशन करना है, इसलिए हमको चलना चाहिए। तो हमने जिम्मेदारी उठाई सबने मिलके कि हम बसें भर भर कर दिल्ली लेकर जाएंगे और सब लोग वहाँ पे सोनिया गांधी जी का खूब उनके जितने भी अपने सामर्थ्य से हेल्प कर सकते हैं उनके करेंगे। तो हम सब गए दिल्ली। उस टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे युवा कांग्रेस के राजा अमरिंदर बरार। तो एक युवा चेहरा था, पंजाब से आते थे और एक दबंग आवाज़ के वो मालिक हैं। तो जब हम बस भरकर लेकर गए तो हमारे एक भाई थे, उन्होंने कहा आपको युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहिए। तो पंजाब से, मैं भी कहीं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो एक दिल से जुड़ाव था कि हमारे भाई हैं, हमारे क्षेत्र के भाई हैं। उत्तराखंड और पंजाब ये दोनों हमारी कार्यस्थली और जन्मस्थली है। तो हम राजा बरार जी से मिले। तो राजा बरार जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप यूथ कांग्रेस में काम कीजिए। तो तमाम नाम थे उस टाइम भी वहाँ तक पहुँचाने वाले, मैं उनको भी याद रखूँगी, चाहे प्रवीण जी हों उस टाइम, चाहे सीताराम लांबा जी हो। मुझे मौका मिला मेरे साथियों के साथ कि मुझे दिल्ली चुनाव का प्रभारी बनाया गया। मैं उस टाइम किसी युवा कांग्रेस के किसी पद पर नहीं थी, परंतु उन्होंने मुझे काम करने के लिए वहाँ प्लेटफॉर्म दिया। 22 दिन का वो टेन्योर था कि मैंने वो कालका जी की तरफ चुनाव में रहकर काम किया। बहुत मेहनत से, दिल से काम किया क्योंकि पहली जिम्मेदारी अपने प्रदेश से बाहर मिली थी, तो प्रदेश का नाम भी रोशन करना था। उसके बाद एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर मुझे जिम्मेदारी मिली, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे आपका चंडीगढ़ हो, कर्नाटका हो। कर्नाटका के बैंगलोर में राजा जी एक विधानसभा है, वहाँ पर भी मैंने काम किया। वहाँ पे विधानसभा नहीं बोलते, लेआउट बोला करते हैं, राजा जी लेआउट। तो मैंने वहाँ पर काम किया। पार्टी ने मेरे काम को देखा और एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से जैसे कि मैं आती हूँ, परंतु फिर भी उन्होंने मेरे संघर्ष को इस पद से नवाजा है। और अब मैं आज की डेट में, जैसे कि आपको पता है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और राष्ट्रीय सचिव के तौर पर मैं जिम्मेदारी संभाल रही हूँ मध्य प्रदेश की, और आउटरीच में देखती हूँ। तो मुझे बड़ी ही खुशी है कि मैं एक तरीके की गैर राजनीतिक, लोग कहते हैं कि राजनीति में तो केवल पैसे वालों को ही आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। मेरी पृष्ठभूमि बेहद नॉर्मल है, आप सब जानते हैं जी। और उसके बाद भी आज अगर मैं इस पद तक पहुंच पाई हूं तो निश्चित तौर पे मैं बड़े ही गर्व से कह सकती हूं कि राहुल जी की जो सोच है उससे मुझ जैसी और तमाम बहनों को आने का मौका ये एक ऐसा राजनीतिक संगठन है कि यही दे सकता है। उसके अलावा क्योंकि मैं आज की स्थिति भी देख रही हूँ कि आज की स्थिति में भी कोई और राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं को इतनी अग्रणी भूमिका में देखना पसंद करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के भाजयुमों के भी हालात दिखती हूँ और मैं अभी देख रही थी, खैर उसको मैं दोबारा लेकर जाऊंगी मैं आपको। अभी हमारी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी आई मैडम, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसा राहुल जी कहा करते थे कि 33% आरक्षण और हम अपनी पार्टी में 50% का आरक्षण महिलाओं को देंगे, तो लोग मुझे क्या कहा करते थे कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। परंतु जब मैंने खुद देखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो राहुल जी ने कहा है वो सीढ़ी दर सीढ़ी हमारा संगठन उस पर चल रहा है, तो आप देखिएगा कि उस लिस्ट में जिन महिलाओं के नाम थे वो बेहद साधारण, शायद मुझसे भी साधारण भूमिका वो रखते थे। मैं इलेक्शन भी लड़ी हूँ वैसे यूथ कांग्रेस का, उसमें मैं प्रदेश महासचिव इलेक्ट हुई हूँ, परंतु मेरे साथ जो मेरी बहनें आई वो जिले और विधानसभा लेवल से उठ के आई, तो शायद ये एक हर्ष का विषय था। और ये एक नया सूरज जिसे कहते हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी पार्टी के अंदर चढ़ता हुआ। आप
आपने महिलाओं की बात की, अक्सर ये देखा जाता है कि राजनीति में महिलाएं चेहरा कम बनती है, कार्यकर्ता और नेता के रूप में काम करती हैं, चेहरा कम बनती है, और चेहरा वो महिलाएं बनती है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति हो। क्या बड़ी वजह आप इसे मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछले दौर की अगर बात करूं, मैं अभी आने वाले समय की बात नहीं करूंगी, मैं पिछले दौर की बात करूंगी। कहीं ना कहीं मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर रहते मैंने तमाम प्रदेशों में काम किया। कहीं ना कहीं एक कमी है हम बहनों की भी, कि हम शायद एक सीमित दायरे में अपनी सोच रखती हैं। लाइक मैं अगर राजनीति को हटा भी दूं तो मैं एक परिवार की एक महिला की बात करती हूँ। तो एक परिवार की महिला सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी, अधिकतर महिलाएं ये कहती है कि मुझे अपना घर चलाना है और मुझे अपनी बच्चों का अच्छे से देखभाल करनी है और अपने माता पिता की सेवा करनी है। एक दायरा हम बहनें बना लेती हैं जो शायद हमें राजनीति में भी आगे बढ़ने से थोड़ा सा पीछे की ओर खींचती हैं। परंतु मैं सभी बहनों से अपनी निवेदन करूंगी कि हमको एक दायरे में उलझकर नहीं रहना है। हमको अपने परिवार की सेवा के साथ साथ आज देश की सेवा के लिए भी कदम उठाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एनजीओ के माध्यम से ही क्यों ना हम राजनीति को चुनें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ लोगों ने राजनीति में ना महिलाओं को गलत रोल स्थापित कर दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। राजनीति में भी एक लेवल पर अब जब इंसान आता है तो केवल और केवल मेहनत ही उसको आगे बढ़ाती है। तो देखो, मेहनत करने के लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा ना। आप भी अगर यहाँ तक आए तो अपने घर से जब आप निकले तो आप ये प्रिपेयर होके निकले कि रास्ते में तमाम हमें मुश्किलें आएंगी, परंतु उसका डट कर सामना करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की स्कूटी चलाकर जा रही होती है, जब मैं खुद भी बिजनेस करती थी तो स्कूटी में कई बार पेट्रोल खत्म हो जाया करता था, और वो हो सकता था कि वो बीच के जंगल में खत्म हो जाए, परंतु उस टाइम हमें उसका सामना करना था ना। चाहे हम ऑटो लेकर पेट्रोल लेकर आए, चाहे किसी भी तरीके की मुश्किल हो, हमें उसको सामना करना होगा। सबसे पहले हमें रेडी रहना पड़ेगा कि हमें हर मुश्किल का सामना करना है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये रेडी रहना पड़ेगा कि आप पे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और उसका आपको डट कर मुकाबला करना होगा। मैं देश के माता पिता से भी एक आह्वान करना चाहती हूँ कि जब आपकी बेटियाँ आगे बढ़ रही हों तो इन सब बातों से आप डरे ना। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके माता पिता का एक बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए अपने बच्चों की ताकत बनिए। मेरे पिताजी नहीं है, परंतु मेरी माता एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं प्राइवेट स्कूल की। मेरे पिताजी बहुत कम एज में एक्सपायर हो गए थे। मेरा भाई है, मेरे भाई ने मुझे मेरी पढ़ाई में जितनी हेल्प करी, मेरे पास शब्द नहीं होते उसको बताने के लिए भी, परंतु मेरी माता मेरी हमेशा एक हौसला रही हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, इसलिए हमने किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, परंतु एक विश्वास उन्होंने हम में पैदा किया ना। तो इसलिए मैं अपने देश के हर माता पिता से आह्वान करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को अपना वो विश्वास दें कि वो हौसला बुलंद करके देश की हर एक चुनौती का सामना कर पाएँ। तो माता पिता का रोल बहुत अहम है, हम जो कुछ भी कर पाते हैं, और आपके क्षेत्र का एक बड़ा रोल होता है। मैं छोटी 2011 का जब मैंने आपको बताया, तो मैं जब अपने प्रदेश के अलावा देश के मुद्दों पे लिखती थी तो मेरे बहुत सारे भाई मुझे बल्कि मजाक में कहा करते थे ये राष्ट्रीय नेता है। तो उसी दिन मैंने अगर उनकी बातों को सोचती कि यार ये मेरे पे गलत बात हो रही है कि मेरे साथ, परंतु मैंने उनको एक टारगेट स्थापित कर लिया कि राष्ट्रीय नेता भी कोई चीज़ होती है, बन के देखना है। तो वो उसी टाइम हम लोग अपने गोल डिसाइड कर लें, जो लोग आप पे जैसे आरोप लगा रहे हैं उसको पॉजिटिवली लें और उसका सामना करें और उन चुनौतियों को पार करें मिलकर। आपने अलग अलग प्रदेश की राजनीति देखी है, देश की राजनीति में आपने कदम रखा है। मौजूदा हालातों को क्या समझती हैं आप, उसको लेकर के क्या विचार हैं आपके? मौजूदा राजनीति चल रही है, देश की व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है, उसको लेकर के आप क्या समझती हैं? देखिए, देश मैं अगर ये कहूँ कि गलत हाथों में जा चुका है तो फिर वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो जाएगा। मैं ये कोरोना समय काल में मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक चीज़ें आपके साथ अभी नहीं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हमें अपनी सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। उनके द्वारा जो हमें बताया जाता है हमें उसको अपने गांव और पंचायतों तक लेकर जाना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। परंतु एक दुख मुझे है इस बात का
कि हम लोग राहुल गांधी जी ने भी देखा, हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं, हम विपक्ष हैं आज और आप पक्ष हैं, और हम आपको यदि कोई सजेस्ट काम कर रहे हैं तो आपको वो भी सुनना चाहिए। राहुल जी ने कोई अपने मन से नहीं कहा था कि आप 6 महीने तक का न्याय योजना लागू कीजिए। न्याय योजना आपने सुनी होगी। ये मन से कहीं भी बातें नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें कतई नहीं है, परंतु सरकार पता नहीं किस निद्रा में सो रही है कि वो सोच ही नहीं रही है। आम आदमी का दुख उसको दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक जो जुमला दे दिया, वो जुमला ही है मैडम। मैं तमाम बैंक मैनेजर से बात कर रही हूँ, कहीं कोई लोन नहीं मिल रहा है। लोन मिल रहा है तो वो केवल 20% बढ़ा दिया जा रहा है, जिनकी ऑलरेडी लिमिट थी। लाइक किसी की 5 लाख लिमिट है तो उसमें 20% वो एक्स्ट्रा लोन दे देंगे, परंतु जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो जिसकी खुद की लिमिट ही नहीं बनी, वो भी कहाँ से लोन लेगा। तो तमाम तरह के जुमले हैं। सरकार को अभी इन गंदी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। वो वर्चुअल रैली करते घूम रहे हैं, चुनावी प्रचार करने का उन्होंने माहौल बना दिया है, परंतु उनको देश के हालात नहीं दिख रहे हैं। आप देखिएगा इंदौर, मैं मध्य प्रदेश की प्रभारी हूँ तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट करूंगी। पहले मध्य प्रदेश में आप देखिए इंदौर पूरा किस कदर कोरोना की जड़ पकड़ चुका है कि वो आने वाले 2 साल सही नहीं हो सकता, सरकारें चाहे कुछ भी कर ले। तो आज हमको सोचना होगा कि उस टाइम हम वहाँ सरकार बना रहे थे और हमने इंदौर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। फिर मैं दिल्ली की बात करूंगी, भले ही दिल्ली में कोई और सरकार है, परंतु केंद्र की जिम्मेदारी थी कि समय रहते उस पर अपना हाथ रखते, उसके साथ चलने को या उसको अपने साथ चलाने के लिए वो ऐसा कोई निर्देश देते। दोनों में से एक काम तो करें, या तो आप किसी का साथ दें, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। तो दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज हर तीसरा व्यक्ति, मैं कहूँगी अगर ढंग से जांच हो जाए तो दिल्ली का हर तीसरा व्यक्ति आपको कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। फिर अगर आप अपने उत्तराखंड की बात करते हैं, अपने उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटर्स के हालात क्या किसी से छुपे हैं? मैडम सांप काट गया बच्ची को, कैसे कैसे करके वो अपनी बच्ची को घर लेकर आई एक महिला, उसकी बच्ची को सांप काट गया। कोरोना तो समय दर समय मिट जाएगा, परंतु उस माँ की पीड़ा क्या जीवन भर हट पाएगी? मैं नहीं मानती। मैं एक महिला हूँ, मैं इस चीज़ का दुख समझ सकती हूँ कि एक बच्चे के जाने का गम किस कदर होता है। आप देखिएगा बच्चों के पास फीस नहीं है मैडम भरने के लिए, और सरकार ऐसा पता नहीं क्यों हल्के में निर्देश दे रही है कि प्राइवेट स्कूल डेली, अब मैं आपको अभी दिखा दूंगी मैडम कि मेरे पास न जाने कितने मैसेज हैं कि बच्चों के मोबाइल पे डेली मैसेज आ रहा है कि आप अपने बच्चों की फीस दीजिए। कहाँ से देंगे? 3 महीने हो गए हैं, 3 भी क्या 4 महीने हो गए हैं। रोजगार तो पहले से ही ठप थे, काम धंधा खत्म हो गया था जी। बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं बचा है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम कोरोना से बच भी जाए ना, तो आपने ये सुशांत वाला जो केस देखा है, सुशांत सिंह राजपूत जी वाला, ये मुझे डर है कि कहीं हमारे देश में खुदा ना खास्ता कोरोना कोई और मोड़ या कोई और तकलीफ देश को एक बड़ी दे जाए, क्योंकि किसान परेशान है, युवा परेशान है। युवाओं के पास पहले ही रोजगार नहीं था, उनको पकोड़ा तलने की बात कही जाती थी, तो डिग्रीधारी तो पकोड़ा तलने के लिए पहले से ही मजबूर हो गए थे। तो आज कोरोना के चलते उनके रोजगार ठप हो चुके हैं। जो लोग, हम पलायन को रोकने की बात बार बार करते हैं, परंतु आज जब बच्चे हमारे देश प्रदेशों से वापस अपने गांव आ चुके हैं तो हमारे पास कोई रणनीति नहीं है कि हम उस रणनीति के तहत अपने बच्चों को कोई अच्छे रोजगार दे सके। तो आज हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, और मैं तो आपके माध्यम से सरकारों से भी निवेदन करूंगी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, कि आप रणनीति बनाइए। विपक्ष की आपको जहां जरूरत है, आप हमारा कहीं नाम मत लीजिएगा, हमारा कहीं नाम मत डालिएगा, परंतु देश के लिए एक रणनीति तैयार कीजिए। युवा बेरोजगार अच्छे नहीं लगा करते। दिल दुखता है इनके माँ बाप की पीड़ा देखकर कि जब एक माँ बाप कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को बीटेक कराया था, MBA कराया था, परंतु आज रोजगार के नाम पर वो 7,000 रुपये मासिक कमा रहा है। बहुत दुख का विषय है। युवाओं की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। आपको ऐसे फंड तैयार करने होंगे कि जिससे आम आदमी को बेनिफिट मिले। मैं एक बहुत छोटा केस बताऊंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे थे कि हमने हर महिला के अकाउंट में 500 रुपये डाले हैं। मैं अपने क्षेत्र की ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपको बताना चाहती हूँ जिनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि पहले उनके हस्बैंड बीमार होते हैं, सारा पैसा उसमें लग जाता है जो बचा कुचा कमाया था, फिर
फिर उनकी डेथ हो जाती है उसमें। उसके बाद आज जब वो बैंक में जाती हैं और पूछती हैं कि हम मेरे अकाउंट में 500 रुपये क्यों नहीं आए, तो उनका कहना है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस था, परंतु अगर हम ये देखें वो 1 लाख रुपए किस चीज़ का था, वो फंड था, बीमा फंड जो आता है मरने के बाद। वो मरने के बाद उसने वो जो 2 लाख रुपए आए वो बचा के रखे, 1 लाख रुपए का प्लॉट ले दिया कि कल के दिन बच्चे के काम आएगा और सिर झुकाने के लिए छत मिल जाएगी। 1 लाख रुपए उसमें कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन के थोड़ा सा कि चाहे एक झोपड़ी टाइप की बने पर मैं बना लूँगी। आज उस महिला को ज़रूरत थी कि 500 रुपये में आए तो कम से कम कुछ तो खर्चा चले, परंतु उसके अकाउंट में नील, कोई पैसा नहीं आया पिछले 4 महीने से। आज आप किस तरीके से देश की महिलाओं की बात आप नहीं सुन रहे हैं, युवाओं की बात आप नहीं सुन रहे, किसान तो आपको दिखते ही नहीं है। पूरे देश में आपने देखा कि किसान अपनी अनाज को लेकर मंडियों में, सहकारी समितियों में खड़े रहे, परंतु उनकी ना तो उचित कीमत उनकी मिल रही थी, और कोरोना के त्रासदी के समय भी उनकी फसल में तरह तरह की बात बनाकर उसके रेट घटाए जा रहे थे कि आपकी फसल में ये ग्रेड नहीं है, वो ग्रेड नहीं है ना। एक किसान अपनी, अगर छोटा किसान की मैं बात करूंगी, उसके पास 5 क्विंटल ही फसल है, वो एक ट्रैक्टर कर एक ट्रॉली कर अपनी फसल को लेकर जाता है, 3-3 दिन वो लाइन पे लगता है। क्या किसी ने सोचा कि उस ट्रॉली का 3 दिन का किराया कितना होता है? उतना उसने कमाया नहीं कि उतना उसने गवा दिया। तो एक बड़ा विचार करने वाला समय है। सरकारों को राजनीतिक बिल्कुल अभी हटा देनी चाहिए। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, हम लड़ते हैं और हम हारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतेंगे हारेंगे ये सब हमारे ही साथ होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। आज आने वाला चुनाव भले ही हम हार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कांग्रेस पार्टी जो आम जन की आवाज़ है उसको बुलंद करती रहेगी। राहुल जी ने जो बात करी है न्याय की, वो न्याय को हम लागू कराने के लिए जो भी प्रेशर हम लोग बना सकते होंगे, आमजन के साथ मिलकर उनकी बात कुछ केंद्र तक जिस भी माध्यम से हम पहुंचा सकते होंगे हम ज़रूर पहुंचाएंगे। और हम तो निवेदन ही करेंगे सरकारों से कि समय रहते जाग जाइए, अन्यथा ये देश, आप कहते थे कि आपके तमाम वादे थे, परंतु ये देश आपको टिकने नहीं देगा। मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ, जो न्याय की स्कीम है आप उसका नाम बदल दीजिए, आप उसको अपने तरीके से लॉन्च कीजिए, पर आने वाले 6 महीने की रोटी कपड़ा और मकान देने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। इसलिए आपको आने वाले 6 महीने की तो कम से कम आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आज राहुल जी का बर्थडे है, पूरा देश आज अपने जवानों की शहादत पर गर्व भी कर रहा है, परंतु आज हमें दुख भी है कि हमारे जो जवानों को बिना किसी हथियारों के आप सीमाओं पे भेज देते हैं, खासकर तब जब देश के हालात सही नहीं है, जब चीन हमारी ज़मीन को कब्जा कर चुका है, तब आप अपने देश के जवानों को खाली हाथ भेज रहे हैं। क्या वो किसी के लाल नहीं है? क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या वो अपना सब कुछ नौछावर करके अपने देश की सेवा करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते थे? क्यों आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? 2 दिन बीत जाते हैं, आपने और चीज़ों पे तो आपका 10 मिनट के अंदर ट्वीट आ जाता है, परंतु देश के जवानों पे दो दिन तक प्रधानमंत्री का मौन रहना क्या प्रधानमंत्री का सही जायज़ होना ठहराता है? नहीं ठहराता, मुझे नहीं लगता। मैंने इस बार तो कुछ एक अलग ही रूप देखा सरकार का कि 2 दिन होने को आए थे, हमारे जवानों की तस्वीरें और नाम तक की सूची उजागर नहीं की गई। आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं देश से? ये देश हम सब ने मिलकर बनाया है, इस देश को जवाब देना होगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ना जाने कब जागेंगे, ना जाने उनको कब इस देश की ये तस्वीर, जो सोने की चिड़िया देश कहा जाता था, उसकी अब जो ये असली तस्वीर है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारे कांवड़ वालों को लिए तो हम फूलों वाली वर्षा करते हैं, परंतु आज जब हमारे बच्चे पैदल चल रहे थे, हमारे बुजुर्ग माता पिता पैदल चल रहे थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, उनके लिए पानी तक की व्यवस्था इन सरकारों द्वारा नहीं की गई। विपक्ष अगर आज ना होता तो आप ये देखते कि किस तरीके से सड़क पे जो चलती हुई डेथ हो रही थी, वो डेथ स्केल ना जाने और कितना बड़ा हो सकता था अगर आज विपक्ष सही तौर से ना खड़ी होती, विपक्ष ने सरकार का साथ ना दिया होता। यूपी के हालात ऐसे इतने दुख देने वाले थे। कानपुर की मैं घटना बताती हूँ जी। कानपुर के 20 परिवार ऐसे हैं जो ठेली लगाकर अपना रोजगार किया करते थे। अब आपको पता है कि लोग बाहर से अब चाट टिक्की समोसे तो खाते नहीं हैं, क्योंकि अभी कोरोना वाले समय में सबको अपनी टेक केयर करनी है। उस परिवार का ऐसा हाल था कि 3 दिन से बच्चे को दूध नहीं मिला था, माँ बीमार थी,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो क्षेत्र में 3 दिन तक दूध उसको बच्चे को पहुंचा पाए। उस व्यक्ति ने हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ के दयनीय हालात देखे। फिर क्या हुआ, 20 दिन तक तो हमारे वहाँ पे रेगुलर बच्चे जाकर खाना भी दे आते थे और राशन की भी थोड़ी सामग्री देते थे, परंतु आप भी जानते हैं कि एक आम परिवार का बच्चा कितना सक्षम होगा, कितने दिन वो खाना एक दूसरे के घर में पहुँचा पाएगा। सरकारों के बिना तो आप किसी भी चीज़ को अगर करेंगे तो मैडम कुछ ही समय के लिए कर सकते हैं, महीना 2 महीना के लिए कर सकते हैं, परंतु सरकारों का साथ तो ऐसी विपदाओं में चाहिए होता है ना। सरकार का साथ तो केवल बैनर और पोस्टरों में है, अदरवाइज और कहीं नहीं है। मैं आपको खुद मैंने ट्वीट करके यूपी गवर्नमेंट को बोला। यूपी गवर्नमेंट ने जो मुझे नंबर दिया मैडम टोल फ्री, वो हमारे उत्तराखंड का था। मतलब हम यूपी गवर्नमेंट से हम संपर्क कर रहे हैं, वो हमें नंबर दे रहे हैं उत्तराखंड का कि वो जाएगी और कानपुर में जाके सहायता पहुंचाएगी। बड़ी दयनीय स्थिति इस तरफ देखी मैंने। कोई सुनने को तैयार नहीं था। अधिकारी वर्ग, देहरादून के कुछ अधिकारी उत्तराखंड के तो बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने सहयोग करा आम जनता को, परंतु कुछ अधिकारी ऐसे थे कि जिनका फोन ही नहीं लग रहा था। 3-3 दिन नंबर स्विच ऑफ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद भी आपके अधिकारी वर्ग, आपने वो नंबर देश को दिए कि जो बंद पड़े रहते थे। आपकी साइट बिल्कुल हैंग हुई रहती थी, कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता था तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। अगर विपक्ष ना होता तो आपकी इस तरीके से आपकी इमेज हो जाती है कि आपको चुनाव लड़ना तो बहुत दूर, आपको दोबारा क्षेत्र में जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये आपको सोचना होगा। अगर बात की जाए आपकी, अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, किस क्षेत्र में आप ज़्यादा काम करेंगी जिस पे अभी तक सरकारों का, किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया? देखिए मैडम, ये बहुत बड़ा सवाल है, हो सकता है ये बहुत लोगों के दिमाग में शंकाएं भी पैदा कर दे, परंतु मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आउटरीच मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मैं महिलाओं और युवाओं के लिए मुद्दे उठाना चाहती हूँ, आदिवासियों के मुद्दे उठाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में एसटी एक वर्ग है। क्योंकि मैं जब हमारे पृष्ठभूमि की, जब हमारे दादा परदादा जब उत्तराखंड आए पंजाब से, तो सबसे पहले जौनसार बावर में आए थे। तो हम लोगों को प्यार जो मिला वो जौनसार बावर क्षेत्र से मिला है और वो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस लेवल पर आ जाऊं कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, तो सबसे पहले वो एक एसटी, आदिवासी जिसे कहते हैं, एसटी वर्ग हो कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। और दूसरा मेरा मुद्दा होगा, मैं खुद एक महिला हूं तो महिलाओं के लिए मैं बात उठाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी, मैं अभी तक भी मेरे अपने माध्यम से मैं जिस भी महिला का जितना सहयोग अपने हाथ से कर सकती हूँ मैं उसमें कभी भी पीछे नहीं हटती। युवाओं के लिए मैंने जो भी सहयोग कर पाती हूँ उससे 10 कदम आगे बढ़कर करती हूँ। तो ये 3 मुद्दे में हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि रहेंगे, परंतु मेरा एक सपना है इस विकास नगर को, इस उत्तराखंड को चमकता हुआ देखना। और मेरा एक और सपना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो विधायक बन के पूरा किया जा सके, ज़रूरी नहीं है कि वो सांसद बन के पूरा किया जा सके। हमारे तो अंकल जो हैं विकासनगर के विधानसभा के जो विधायक कांग्रेस से रहा करते हैं, नप्रभात जी, वो हमेशा युवाओं से बात किया करते हैं। तो ईश्वर ने चाहा तो अगले चुनाव में जब वो दोबारा जीतकर हम सबके साथ आएंगे तो निश्चित तौर पे मेरे पास जो प्रपोजल है एक विकासनगर के लिए, तो मैं उनके साथ ज़रूर साझा करूंगी, क्योंकि मैं विकासनगर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं आज पूरे देश में जो सबका नाम रोशन कर पा रही हूँ या भविष्य में कर पाऊंगी और भी ज़्यादा, तो शायद इस ज़मीन की बदौलत ही, क्योंकि ये संघर्ष करने का जो हौसला है वो मुझे मेरी माँ ने यहीं से सिखाया है, जिसको मैं हमेशा बरकरार रखूँगी। और विकासनगर को, उत्तराखंड का नाम रोशन करने के लिए दिन दुगनी चार चौगनी में मेहनत करूँगी। और यही मैं कहना चाहती हूँ, यही मैं अपनी जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। डेफिनेटली। इशिता जी, चलते चलते डेमोक्रेटिक वायर के दर्शकों को आपका संदेश। मैं आप दोनों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये इंटरव्यू मेरे युवा भाई बहनों ने लिया है, तो आप दोनों को मेरी शुभकामना। इसके साथ मैं डेमोक्रेटिक के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप सब आज तक देखते हैं, एनडीटीवी देखते हैं, पढ़ने की बात आती है तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पढ़ते हैं, परंतु मैंने जो नोटिस किया पिछले दौर में 2014 से लेकर अब तक कि हमारे न्यूज़ चैनल्स भी कुछ ही खबरें दिखाते हैं, कुछ ही सच्चाई दिखाते हैं। और प्रिंट मीडिया की अगर मैं बात करूं तो प्रिंट मीडिया को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा रोष भी होता है।
परंतु मेरी ये मानसिकता में एक थोड़ा सा बदलाव आया चांदनी चौक, जब मैं चांदनी चौक विधानसभा की प्रभारी रही अभी हाल ही में चुनाव में, तो मैंने देखा कि अलका लांबा जी के अंदर एक खासियत है कि वो जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं इनको ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा अलका दी आप एक बात बताओ कि आप इनको सुबह 8 बजे का टाइम देती हो और एनडीटीवी वालों को आप 11 बजे तक का टाइम नहीं देती, आज तक वालों को आप 12 बजे से पहले आप बुलाते ही नहीं हो कई बार। तो उन्होंने मेरे से एक बात शेयर करी, कहती इशिता ये बढ़ते हुए बच्चे हैं और ये जिनके पोर्टल्स हैं तो इनको अगर आप अच्छे से इनको गाइड करोगे तो उनका एक बेटा है 21 साल का, तो उन्होंने कहा ये मेरे बच्चों के जैसे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मैं करूँ। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी कड़ी पे मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मैं भी चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़े और जब हम कभी 40-50 साल के हों तो हम आपको एक अच्छा बड़ा पत्रकार बनते हुए अपनी नज़रों के सामने देखें। इसलिए मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगी कि डेमोक्रेटिक को मैं लंबे समय से देख रही हूं, इसीलिए मैंने आपसे खुद भी बात करी कई बार और मैंने आपसे कहा कि प्लीज़ मेरी भी न्यूज़ को थोड़ी सी स्पेस दीजिएगा। तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ताकि देश के ये मानसिकता चेंज हो पाए कि आज सच को कोई दिखाना नहीं चाहता, ज़मीन से जुड़ी हुई कोई चीज़ों को दिखाना नहीं चाहता। उस कड़ी में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ना उनको सपोर्ट किया जाए। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से उत्तराखंड के बाहर के दर्शकों से निवेदन करूंगी, हाथ जोड़कर भी इवन निवेदन करूंगी कि आप डेमोक्रेटिक जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि सच की आवाज़, ज़मीनी आवाज़ आप सब तक पहुँच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इशिता जी आपका हमसे बात करने के लिए। आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। तो रूबरू में फिलहाल इतना ही। युवा जोश और नारी शक्ति का जो सटीक उदाहरण आपके सामने पेश किया, मुझे बेहद खुशी हो रही है पर्सनली इशिता जी से बात करके और एक दुगनी शक्ति के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अगले प्रोग्राम में फिर हम किसी और बड़ी शख्सियत के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।